नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और वक्त है प्राइम डिबेट का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बरकरार है। मोदी सरकार ने और इसी बीच जातिगत जनगणना कराने का बड़ा ऐलान कर दिया है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा कि देश में जातिगत जनगणना होगी, यानी ये आंकड़े सामने आएंगे कि किस जाति के कितने लोग देश में रह रहे हैं। आज राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति की बैठक के बाद ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, जिसकी लंबे समय से विपक्षी दल सरकार से मांग भी कर रहे थे। लेकिन सरकार के इस ऐलान पर कई सवालात खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये सही समय है जातिगत जनगणना का ऐलान करने का, जब देश आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की मांग कर रहा है। उस दौर में क्या यह फैसला लेना सही था? पहलगाम हमले से त्रस्त है देश, आक्रोशित है। उस दौर में भारत को जातिगत जनगणना कराने का ऐलान करने के पीछे क्या वजह है? सवाल यह भी है कि क्या यह फैसला बिहार चुनाव के मद्देनजर लिया गया है? और सवाल यह भी है कि क्या जातिगत जनगणना से पिछड़ी जातियों का विकास हो जाएगा? Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. यह भी झूठा मुद्दा था, लेकिन आज माननीय और जातिगत जनगणना की टाइमलाइन बता दें आपको। 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी। ब्रिटिश राज के दौरान ये जातिगत जनगणना हुई थी सेंसस के साथ ही। 1931 की जातिगत जनगणना में जातियों की जो संख्या थी वो थी 4147। वहीं 2011 में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराई, लेकिन डाटा जारी नहीं किया गया, आंकड़े सामने नहीं आए। वहीं 2011 की केंद्र सरकार की जो जातिगत जनगणना थी उसमें आपको बताते चले कि 46,000 के करीब जो जातियां थी, माफ कीजिएगा 46 लाख से भी ज्यादा जातियों का पता चला था। जातिगत जनगणना की टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। 1931 में ब्रिटिश राज में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी। वहीं 2021 में अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना से इंकार किया था। जब मुख्यमंत्री बिहार के जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे, उस दौर में केंद्र सरकार ने साफ इंकार किया था। हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में दिया था, जिसको लेकर जातिगत जनगणना से केंद्र सरकार का इंकार देखने को मिला था। वहीं आज पहलगाम अटैक के महज 8 दिन के भीतर केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है जातिगत जनगणना कराने का। बताते चलें कि 1881 का वो दौर था जब पहली बार जनगणना कराई गई थी ब्रिटिश राज में, और तभी से जातिगत जनगणना साथ ही साथ होती थी। वहीं 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई थी ब्रिटिश राज में, जिसमें जातिगत आंकड़े सामने आए थे और यह पता चला था कि लगभग 4000 जातियां देश में हैं। स्वतंत्रता के बाद की दौर की अगर बात की जाए, 1951 में पहली बार जब जनगणना हुई स्वतंत्रता के बाद, तो जातिगत आंकड़े नहीं लिए गए। हालांकि SC/ST समुदाय की जो जातियां हैं उनकी जनगणना जरूर की गई, लेकिन OBC के अलावा जो अन्य जातियां थीं उनकी जनगणना नहीं की गई थी। वहीं 2011 में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराई जरूर, लेकिन इसका जो डाटा है वो प्रकाशित नहीं किया गया। हालांकि इससे यह जानकारी जरूर निकलकर सामने आई थी कि 46 लाख से अधिक जातियां देश में हैं। और अब आज केंद्र की मोदी सरकार ने राजनीतिक समिति की बड़ी बैठक करते हुए ये बड़ा फैसला लिया कि जातिगत जनगणना सरकार कराएगी, और इस फैसले ने कई सवालात भी खड़े कर दिए हैं। सबसे अहम सवाल यही है कि पहलगाम अटैक के बाद जातिगत जनगणना आखिर अभी जरूरी क्यों थी? इसका ऐलान अभी करना कितना सही है? वहीं दूसरी बात यह है, दूसरा सवाल यह है कि क्योंकि बिहार में चुनाव नजदीक हैं, क्या ये जो कदम है सरकार का वो इसीलिए सामने आया है? क्या ये बड़ा फैसला इसीलिए सामने आया है? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। विकास अग्रहरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा के नेता है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता, जेडीयू के प्रवक्ता कमलेश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवेंद्र मिश्रा जी, जातिगत जनगणना का फैसला ठीक है, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या ये वक्त ठीक था ये फैसला लेने के लिए? देखिए, जातिगत जनगणना, आवाज आ रही मेरी? देवेंद्र जी आ रही है आवाज आपकी? आवाज आ रही मेरी? नहीं जी आपकी आवाज आ रही है देवेंद्र जी, बोलिए। देवेंद्र जी क्या हमारी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? आवाज देवेंद्र जी क्या अब तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? तो फिलहाल देवेंद्र मिश्रा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। विकास अग्रहरी जी, आज तो बहुत खुश होंगे आप, प्रधानमंत्री मोदी को आप धन्यवाद करेंगे, जातिगत जनगणना का फैसला क्या कहेंगे? अदिति जी, मोदी जी का धन्यवाद कहने के बजाय देश की जनता जननायक राहुल गांधी जी को धन्यवाद कह रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी उन्हीं की मांग के अनुरूप इस बार नरेंद्र मोदी जी को मजबूर होना पड़ा जातिगत जनगणना के लिए। राहुल जी ने शुरू से ये कहा था, राहुल जी ने पार्लियामेंट में ये बयान दिया था कि हम नरेंद्र मोदी जी को मजबूर कर देंगे कि वो जातीय जनगणना करवाएं। और कांग्रेस पार्टी ये मानती है, संपूर्ण विपक्ष ये मानता है कि ये हमारी जो नीतियां हैं उसकी जीत है। नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उन्होंने आज मीटिंग बुलाई थी, देश की जनता को, आपको भी ये पता रहा होगा कि पाकिस्तान पे कुछ अटैक वगैरह की प्लानिंग है, कुछ और चीजें होंगी, कुछ चीजें निकल करके आएंगी। लेकिन एक कहावत कही जाती है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति में वही एक ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी करनी दोनों एक बराबर नहीं रह पाती। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कहती कुछ है, करती कुछ है। अभी मैं आपको बता दूं, आज हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता बड़े मुस्कुरा रहे हैं। आप तो ये मास्टर स्ट्रोक गिनाने लगेंगे, भाई मोदी जी ने तो मास्टर स्ट्रोक मार दिया। मोदी जी ही कहते थे, हमारे भाजपा के साथी ही कहते थे, बटोगे तो कटोगे, कटोगे तो घटोगे, घटोगे तो भाजपाई हुआ करेंगे, फिर कहेंगे कि मोदी जी को वोट दो। है ना मास्टर स्ट्रोक? आज तो आप भी मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं। अब यही लोग जो कहते थे कि जाति जनगणना इस देश में नहीं होनी चाहिए, यही लोग अब आकर के आज जस्टिफाई करेंगे, कह रहे मोदी जी ने कह दिया, एकदम सोच समझ कर कहा है। मतलब आप सोचिए कितना हास्यास्पद लगेगा कि कल तक मैं अभी योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान का सुन रहा था, उन्होंने कहा हमने ये कर दिया, ये कर दिया। अब इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब कम से कम अपने उसके प्रवक्ता ये बता दे, जो कल तक ये लिखते आए थे अपने फेसबुक ट्विटर हैंडल पर, अब वो किस मुंह से कहेंगे कि भाई ये तो बहुत मास्टर स्ट्रोक हो गया। भाई मास्टर स्ट्रोक तो हम कहेंगे ना, हमारी तो चूंकि मांग थी। अभी भारतीय जनता पार्टी कहेगी, हम पे आरोप लगाएगी कि 2011 में आपने कहा था, हमने 2011 में जनगणना कराई, हमने 2011 में जनगणना होने के 2013 में उसके रिकॉर्ड आए जनगणना के, जाति आधारित जनगणना ही हमने कराई। उसके बाद 14 में हम चुनाव में गए, हमने ये सोचा था हमारी सरकार बनेगी, उसके बाद हम उस पर देखेंगे कि क्या कैसे किनकी संख्या है, उस पर विस्तृत तौर पर एक चर्चा करेंगे। हमारी सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी को उस पर निर्णय लेना था, भारतीय जनता पार्टी को उसके आंकड़े जारी करने चाहिए थे, भारतीय जनता पार्टी ने वो भी नहीं किया। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2022-23 में ये मांग की, ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी 2011 की जनगणना के आंकड़े जारी करें। आंकड़े लेकर के हमारी गलती बस इतनी आप कह सकती हैं, और वो भी परिस्थिति जन्य गलतियां हैं, वो कोई हमारी माइंडसेट की गलतियां नहीं। माइंडसेट में हमारे होता तो हम 2011 की जाति जनगणना ना कराते, हमने सिर्फ आंकड़े नहीं दिए हैं। ठीक है विकास जी, लौटूंगी आपके पास। देवेंद्र मिश्रा जी, विकास जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री मोदी को जातिगत जनगणना का फैसला लेने के लिए। लेकिन सर पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि पहलगाम में आतंकी हमले को हुए अभी 8 दिन का वक्त नहीं गुजरा, ये फैसला क्या अभी लेना जरूरी था? देखिए, ये पॉलिसी मैटर और कुछ चीजें समय का इंतजार करते हैं, कुछ चीज समय पर। जातिगत गणना का निर्णय राजनीतिक कारणों से नहीं है। अनेक राजनीतिक दल इसकी मांग किया करते रहे हमेशा से। आज प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए जो है कुछ
निर्णय लिया, आज इन सबको बड़ा खराब लग रहा है। ये स्वागत क्यों नहीं करते? क्या निर्णय वहाँ के लेने लोग सब का ये करते समय थे। ठीक है? क्या निर्णय देखिए, लेने का ये समय ठीक है? देखिए हाँ। कोई देखिए निर्णय लेने का समय उचित है या अनुचित है, ये नेतृत्व समझता है। हम उस बिंदु पे भी गंभीर हैं। हमने बैठक की, हमने उस पहलगाम की, उसके बाद जो भी हमें स्टेप उठाने उसके लिए हमने सेना को इंस्ट्रक्शंस भी दिया, उनको खुली छूट दे रखी है। वो समय सीमा देख के स्थिति वो कुछ न कुछ करेंगे, अब बेहतर करेंगे। वो उसको इससे क्लेम मत किया जाए। ये जातिगत जनगणना एक विभागीय व्यवस्था है, इसका इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर से कोई मतलब नहीं है, सुरक्षा संबंधित मामला नहीं है। ये जातिगत जनगणना, अब ये बात करते हैं बात, जब 11 में कर लिया, 14 तक सरकार की 4 साल ये सोचते रहे क्या? सर 13 में आप भी ठीक है। अभी जाति जनगणना कराएंगे, विकास 2 जी, साल जवाब आपको भी लूंगी लग जाएंगे आप। आंकड़े देने में। विकास जी, जवाब मैं आपसे लूंगी। देखिए, हमारी सरकार ने अब जो जनगणना निर्णय लिया, अब वो आज के परिदृश्य में क्या स्टेटस है, ये सब चीजें आ ठीक है, जाएंगी। देवेंद्र मिश्रा जी, लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी आपके पास। कमलेश त्रिपाठी जी, जातिगत जनगणना का फैसला केंद्र सरकार ने ले लिया है, खुश तो बहुत होंगे। आदित्य जी, ये जातिगत जनगणना सोशलिस्ट पार्टी की बहुत पुरानी मांग है, और डॉक्टर लोहिया ने सड़क से लेके संसद तक जो अभियान चलाया था, 100 में पावे पिछड़े 60, तो ये हमारा तो बहुत बड़ा पुराना नारा है, और उसके साथ हमने भी काम किया है। कर्पूरी ठाकुर पहले एक ऐसे नेता थे बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने आरक्षण दिया पिछड़ों को, और उसके साथ ही इस मुल्क में जो भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, ये सबसे बड़े खिलाफ थे आरक्षण के। बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है और उसको ठंडे बक्से में पंडित नेहरू डाल देते हैं। पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है, और ठंडे बस्ते के साथ ही साथ और आरक्षण के मुद्दे पर जब बीपी सिंह ने इसको लागू किया, तो पार्लियामेंट में आरक्षण के खिलाफ 2.5 घंटे तक राजीव गांधी का भाषण है। जरा हमारे उसको पढ़ लें, उसको सीख लें। तो ये हमारा तो सोशलिस्टों का पुराना मुद्दा है, और हमें बिहार में भी हमने इसको करके दिखाया। कांग्रेस अगर संजीदा होती इस मुद्दे को लेकर के, ये जनता से जुड़े मुद्दे को, तो तेलंगाना में करा देती। कर्नाटक का आज तक जातिगत जनगणना का रिजल्ट नहीं आया है। और आपका दूसरा आपका जो है, जहां जहां कांग्रेस के राज्य है, उन्होंने कभी कराया नहीं। अरे भाई, 50 वर्षों तक इस मुल्क पर एक छत्र राज करने वाली पार्टी ये आज कहे कि ये जातिगत जनगणना, ये तो हमारा सबका पुराना मुद्दा था। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अपनी पार्टी की तरफ से और जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसको बहुत बड़ा काम किया है, और इसमें हमारे जितने दलित हैं, पिछड़े हैं और जातियां हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का एक काम होगा। उसके लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेगी, विकास का दायरा बढ़ेगा, ये तो अच्छी चीज है। और अगर ये संजीदा होते, रोहिणी कभी, अभी देखिए आदित्य जी, 1 मिनट और लूंगा। ठीक है आदित्य जी, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सर्वे कराने के बाद उसको कूड़े के बस्ते में डाल दिया, और उसको आज तक उन्होंने निकालने का काम नहीं किया। अरे भाई, आप संजीदा होते, आप आज मांग रहे हैं, कह रहे हैं, हमने तो विधानसभा से पास करा दिया। हमने जाकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक डेलीगेशन के साथ माननीय मुख्यमंत्री उनको दिए कि इसको आरक्षण का, इसका जातिगत जनगणना हिंदुस्तान में होनी चाहिए, और उस पर विचार किया गया और उसको तय किया गया। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ने उस पर आज मोहर लगा दी है, और मोहर लग गई, इसमें कौन सी बड़ी बात? ठीक है, ये तो देश के लिए अच्छा काम होगा। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है इसमें कि मोहर लगा दी गई है इस फैसले पर कि जातिगत जनगणना देश में होगी। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। आलोक त्रिपाठी जी, जातिगत जनगणना का फैसला लेना ठीक है, अगर सरकार जातिगत जनगणना का फैसला ले रही है, ऐतिहासिक फैसला जिसे बताया जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या ये वक्त ठीक है? क्या मानते हैं आप? जी देखिए, सवाल वही उठ रहा है कि वक्त सही है या नहीं। लेकिन अगर आप या जो भी यहाँ पे
वक्ता लोग बैठे हैं वो जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, उनकी कार्य करने की शैली और खासकर नरेंद्र मोदी जी के बारे में, अगर प्रधानमंत्री के बारे में, वो इसी तरह के निर्णय लेकर के लोगों को चौंकाते रहे। आज दिल्ली में जब मीटिंग हो रही थी, लोगों को लग रहा था कि शायद पहलगाम घटना को लेकर के कुछ बड़ा निर्णय होगा, कोई बड़ा धमाका होगा, लेकिन जब धमाका हुआ तो उसकी तो बात ही नहीं हुई। धमाके में ये जातिगत जनगणना की बात हो गई। तो अब ये इस तरह के जो मामले जब होते हैं, अब विपक्ष समझ नहीं पाता है कि अब हम करें क्या, क्योंकि विपक्ष इसकी काफी समय से मांग कर रहा था। और मुझे लगता है कि बिहार का जो चुनाव है उसको इस जातिगत जो गणना होगी उसका काफी असर होगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए शायद प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि वही प्रधानमंत्री जी हैं जो जब विपक्ष इसकी मांग कर रहा था तो वो उसको खारिज कर रहे थे। और आखिर ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई या ऐसे कौन सा दबाव पड़ गया, और वो भी ऐसा कौन सा समय कहा जा सकता है कि जब पूरे देश को आपकी तरफ निगाहों थी कि आप कुछ ऐसा निर्णय होगा कि जो पहलगाम की घटना हुई है, जिसको भी 8 दिन हुआ है, उस घटना के बाद कुछ ऐसा धमाका करेंगे कि शायद कुछ आक्रमण हो, कुछ जो है कोई स्ट्राइक हो, कुछ तो ऐसा हो। लेकिन हुआ क्या? एकदम जस्ट अपोजिट, जिसकी शायद मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक दल ने कल्पना नहीं की होगी कि आज अचानक इस तरह का धमाका हो जाएगा। बिल्कुल, किसी ने इस चीज की कल्पना नहीं की थी कि इस तरीके का जो फैसला है वो सामने आएगा बैठक से निकलकर। देवेंद्र मिश्रा जी, क्या बिहार में क्योंकि चुनाव होने हैं इसलिए इतनी जल्दबाजी में ये फैसला लेना पड़ा मोदी सरकार को? नहीं, बिहार का चुनाव तय था, अपने समय पे हो रहा है। मांग पूरे विपक्षी दलों की ओर से, और जो अभी कह रहे थे कि मोदी जी ठीक है, नहीं कर देवेंद्र रहे, मिश्रा जी, ऐसी विपक्षी दलों की अगर आप मांग मान रहे हैं तो मुझे इस बात की भी जानकारी दे दें। समय की भी मांग है। नहीं, मेरा प्रश्न सुन लें सर पूरा जी। जब बिहार सरकार जातिगत जनगणना करा रही थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो हलफनामा केंद्र सरकार से गया था कि जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, जातिगत जनगणना नहीं होगी। अब आज अचानक ये फैसला क्यों? नहीं, वो देखिए, वो एक स्टेट का मामला था। आज ये पूरे देश का मामला। अब ये न तो दल देख के काम हो रहा, न क्षेत्र देख के काम हो रहा। आज की मांग है, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मोदी जी की सरकार प्रत्येक क्षेत्र में निगाह लगाई हुई, हमें कहाँ की आवश्यकता अनुसार कितना देवेंद्र मिश्रा जी, ये आज की मांग है कि बिहार की मांग है? बिहार में चुनाव होने हैं इसकी मांग है क्या ये? बिहार में चुनाव है ये कोई माने, हमारे लिए बिहार का चुनाव मायने नहीं रखता। हम कोई प्रदेश स्तरीय पार्टी नहीं है। आज हम केंद्र में सरकार चला रहे हैं, हमारे पास 1.5 दर्जन से ऊपर हमारी सरकार चल रही देश भर में। ठीक है देवेंद्र जी, तब तो ये डिसीजन आप पहले भी ले सकते थे। नहीं, अब ये पहले लेते तो बाद में लेना चाहिए था। आज ले रहे हैं, कल की बात हो गई है, ये बात कैसे चलेगी? ठीक है, विकास अग्रहरी जी क्या कहेंगे? हाँ, पहली चीज तो मुझे आपत्ति है, जदयू के लोग खुद को सोशलिस्ट कह रहे हैं, पता नहीं कैसे सोशलिस्ट हैं भाई। अब तो ये मोदी जी के साथ में है, और सोशलिस्टों का सदैव से जो है दक्षिणपंथियों से एकदम तनातनी का माहौल रहता है, कहीं कुछ होता नहीं। लेकिन अब कह रहे हैं सोशलिस्ट, तो हम मान लेते हैं, हमें मानने में कोई आपत्ति नहीं है। बाकी भाजपा के साथी से मेरा सवाल ये रहेगा कि इन्होंने अभी, चूंकि बहुत दिन पहले की बात नहीं है, अभी बिहार में इन्होंने हलफनामा दिया है कि नहीं हम ऐसे किसी मूड में नहीं है। और बाकी कांग्रेस का जो मांग था, कांग्रेस की जो थी, कांग्रेस अपना चाहे कर्नाटक हो वहाँ पर भी इसने जातीय जनगणना कराई, आंकड़े कुछ समय में अभी जारी करने की बात कही, तेलंगाना में भी जनगणना शुरू हो गई, हिमाचल में भी। तो हमने जो कहा हम उस पर अडिग हैं, हमने वो किया, कहीं ना कहीं किया, और हमने उसको पैरेलल एक चैनल में किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, अचानक से उठा के लेके चले आए। ईमानदारी बता दे, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र देवेंद्र मिश्रा जी बैठे हुए हैं, इनके इतिहास में दूर दूर तक इनको कभी सपना आया हो, कभी इन्होंने सोचा हो कि ऐसा भी कुछ मोदी जी कर सकते हैं? आई कांट बिलीव दिस। इनको मिश्रा जी ने पहली खबर देखी होगी, इनके मन में यही आया होगा। लेकिन अब चूंकि पार्टी है तो पार्टी की नीतिगत बातों को रखना है तो रखना है। तो कम से कम थोड़े सा जो एक
फैक्टर होता है, जो एक तरीका होता है, तरीके पे भारतीय जनता पार्टी अगर चलती और वो ये करती तो हमें भी ये बहुत अच्छा लगता। एक गठन होता, एक प्रॉपर चैनल में आते और एक जो प्रोफार्मा होता जाति जनगणना का, उस पर बात होती। अब जैसा मैं बता दूं यहाँ पे, मैं बैस समाज से आता हूँ, बनिया समाज से आता हूँ, और हमारे बनिया समाज में भुजवा, तेली, ओमार, डोमर, कलवार, जितनी भी अन्य उपजातियां हैं बैस समाज की, 367 जातियां, उपजातियां हैं भारत में बैस समाज की, और जिनको अदर ओबीसी में गिन लिया जाता है, और मात्र 18 से 20 जातियां ऐसी ही हैं जो जनरल में आती हैं, जिनको बनिया कहा जाता है। अब जिसमें अग्रहरी, मेरी भी जनरल की एक जाति होती है, मुझे भी कहा जाता है। अब जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं वो जो ओबीसी वाले होते हैं उनको ओबीसी लिख देते हैं, होते वो बनिया ही हैं लेकिन उनको ओबीसी में लिख देते हैं, और जो जनरल कास्ट के बनिया होते हैं उनको बनिया लिख देते हैं। तो मोदी जी को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए, एक प्रोफार्मा ऐसा बनाना चाहिए लोगों से, थोड़ा सा, भाई 5 साल तो जाति जनगणना लेट हो गई थी ना, थोड़ा सा और लेट हो जाती, आम जनता के, आम जातियों के लोगों से एक ओपिनियन ले लिया जाता, हमारी जाति से और भी सारी जातियों से ओपिनियन ले लिया जाता कि भाई आपकी मांग क्या है। तो हम ये कहते कि हम जो 367 जातियां हैं हमको बनिया की कैटेगरी में लिखा जाए, हमको ओबीसी में आप बांट देते हैं, और उसके बाद जब चुनाव की बारी आती है, संख्या में हिस्सा लेने की बारी आती है, तो हमको कह देते हैं कि अदर ओबीसी में जो हमारी बनियों की जाति होती है, तेली हो गए, भुजवा हो गए, और जो जितनी कलवार जातियां, मतलब जो भी जातियां हैं उनको ओबीसी में गिन देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि बैस समाज की कोई जाति गिनती ही नहीं है, कोई संख्या ही नहीं है। जनरल के तबके की 5000 8000 की गिनती आती है, बैस समाज उसी में मारा मारा घूमता रहता है। तो नरेंद्र मोदी जी को और बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये मैं अपने, चूंकि मैं इस समाज से जुड़ा हुआ हूं, अभी 1-2 घंटे पहले की बातें हैं, मैं और ढेर सारे समाज की बातें नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिस समाज से मैं जुड़ा हुआ हूं वो बातें मैं कर सकता हूं, वो बातें मैं रख रहा हूं। विकास जी, मोदी जी को इस पे जवाब देना चाहिए, इस पे रखना जवाब चाहिए। ले लेते हैं। कमलेश त्रिपाठी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो ये सवाल उठा रहे हैं, पहला तो सवाल इन्होंने ये किया है कि हम भाई भाजपा के साथ चले गए। मैं आपको उनको बताना चाहता हूं, प्रवक्ता जी को, कि आपने शिवसेना के साथ कैसे चले गए भाई? शिवसेना देश, अभी आपने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, शिवसेना आप तो सबसे बड़ा, अगर किसी को आपने कटघरे में खड़ा किया था तो शिवसेना को कहा था कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी, मर जाएंगे, लेकिन हम शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे। हमने तो कभी ये कसम भी नहीं खाई भाई। मोदी जी ने तो खाई थी, अमित शाह जी ने कहा था, जदयू के लिए, नीतीश बाबू के लिए आगे और पीछे के दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन दरवाजे इतने अभ्यस्त हो गए नीतीश जी के लिए कि नीतीश जी जब चाहे तब अंदर तक जाते हैं। ठीक है, विकास अग्रहरी जी, कमलेश जी को अपनी बात अग्रहरी जी को मैं बताना, देखिए मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था अग्रहरी जी, ये तो एक आप अपना रखिए, धैर्य रखिए, अभी आप बोलिएगा इतना बोलना होगा। तो जहां तक ये सवाल है कि देखिए, राजनीति पे कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है ना, परमानेंट दोस्त होता है। राजनीति आज इस दौर की राजनीति आ गई है, एक गठबंधन के दौर की राजनीति आ गई है। कांग्रेस को कभी क्या सोच सकते थे कि हम शिवसेना के साथ जाएंगे, जो कट्टर सांप्रदायिक पार्टी है। आप उसके साथ हाथ मिला लिए, आपको नहीं आया, गांधी जी का याद नहीं आया? आप जो आपके उनके बड़े वो हैं, उनको वीर सावरकर के बारे में आपका नहीं भाषण है आपके उनका, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या कहा है? जरा सोचिए, दूसरे के घर पे पहले फेंकने पहले पत्थर, पहले अपना घर देखना चाहिए कि दूसरे के घर के शीशे के पत्थर, जो आप खुद शीशे में रह रहे हैं, दूसरे घर पे पत्थर मत फेंकें। और जहां तक सवाल ये है, ठीक है, जहां तक सवाल है, विकास जी जवाब देना चाह रहे हैं आपके सवालों का। ठीक है, कमलेश त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, जहां तक आरक्षण का सवाल है, ये तो हमारा मुद्दा रहा है, और हमने हमेशा लड़ाई लड़ी, चाहे वो पार्लियामेंट पे लड़ाई लड़ी हो, चाहे सड़क पे लड़ाई लड़ी हो, ये हमारे आंदोलन का अंग रहा है। हमारे जितने पूर्वज नेता हैं, शरद यादव हैं, जॉर्ज फर्नांडीज हैं, मधुलिमय हैं, अब तमाम लोग हैं, अशोक मेहता, तमाम ऐसे समाजवादी लोग थे जिन्होंने विकास जी से जवाब ले लेते हैं। सर, विकास जी को जवाब देने दें। लगभग 2 साल हो गया, लगभग 2 साल होने को आए हैं, आप जो है बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन में हैं। आपने हमारे साथ गठबंधन किया था,
तब तो जातीय जनगणना की बात भी हुई थी, हमने पूरा प्रोफार्मा आपको दे दिया, आपने उसी के अनुसार जातीय जनगणना कराई। आप उतने दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, आपने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं मोदी साहब आप तो बिहार अरे में भाई बढ़ाना। आप तो 50 साल में गणना करा लेते अरे भाई, सर 50 वर्ष हिंदुस्तान पे राज किया भाई। सारी चीजें अग्रहणी प्रक्रिया जी के दायरे में 50 होती हैं। वर्षों सर, में तो सारी आपको याद चीजें नहीं आया प्रक्रिया के आरक्षण। दायरे में विकास होती हैं। जी लेकिन फैसला तो ले लिया गया विकास ना। जी 50 वर्षों अरे तक तो आपको हम कह याद रहे हैं नहीं ना, आया आपकी भाई। पार्टी भी तो कह रही थी चीख चीख के जातिगत जनगणना कराओ, जातिगत जनगणना कराओ। अब तो धन्यवाद दे दीजिए, शुक्रिया अदा कर दीजिए प्रधानमंत्री का। अभी जदयू के लोग बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, अभी हम कहते हैं कि प्राइवेट में आरक्षण की बात भी हम कर रहे हैं, अभी ये मुस्कुरा रहे हैं, अभी कहेंगे नहीं भाई नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है, मोदी जी की विचार ही नहीं है, मोदी जी दूर दूर तक इससे नहीं सोचते हैं। फिर ऐसे ही कोई मामला देश में चलेगा, फिर मोदी जी कहेंगे नहीं प्राइवेट में आरक्षण तो हम बचपन से देख करके आ रहे हैं, जब मैं मगरमच्छ वहां पकड़ता था तालाब में, तब मुझे यह सपना आया था कि प्राइवेट में भी आरक्षण होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी में हमारी कोई भारतीय जनता पार्टी से नीतिगत लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी एक कर ले, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये नारा दे देते हैं बटोगे तो कटोगे, अब आज किस मुंह से ये बात करेंगे ठीक है बताइए। विकास जी, लौटूंगी आपके पास। आलोक त्रिपाठी जी, आप सभी प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, जिस तरीके से अब आरक्षण पर भी मुद्दा आ गया है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी पहले तो कि जातिगत आरक्षण, जातिगत जो जनगणना है, इसका जो फैसला केंद्र सरकार ने किया है, इससे सामाजिक संरचना पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे जो समाज में आपसी मतभेद हैं, जो कटुता है, वो भी बढ़ सकती है आंकड़ों के बाद। जी बिल्कुल कीर्ति जी, देखिए अभी तक कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, तो अब जब इस तरह की जनगणना होगी तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो समाज पे पड़ेगा ही पड़ेगा, देश पे भी और राजनीतिक दलों पे भी पड़ेगा। क्योंकि वो जो अगर हम बिहार की बात कर लें तो खासकर तो बिहार की जो राजनीति है वो जातियों पे आधारित है। आप वहाँ जाति को लेकर के ही राजनीति होती है और पूरी तरह से वहां पे हावी रहती है। जबकि अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जाति है, लेकिन यहाँ जाति से ज्यादा धर्म की राजनीति होती है। और यही देखिए जब चुनाव होता है तो यहाँ पे जातियों की बात जरूर होती है, लेकिन धर्म जितनी ज्यादा ऊपर होता है उतना जातियां नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को लक्ष्य में रखते हुए ये निर्णय लिया गया। दूसरी तरफ एक तरफ पूरे देश में एक जो पहलगाम की घटना को लेकर के एक माहौल बना हुआ था, सरकार के ऊपर भी एक दबाव बन रहा था कि सरकार कोई निर्णय लेगी, बड़ा निर्णय लेगी। अचानक से ये टर्न हुआ और अब पूरी बहस छिड़ गई है जातिगत जनगणना पे। अब पहलगाम की घटना किनारे हो गई है, जातिगत गणना पे हो गया है और राजनीति चाहे सत्तारूढ़ दल हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग इसी पे ही मंथन कर रहे हैं, सभी लोग इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, सरकार को घेरेंगे। कुल मिलाकर के माहौल पूरी तरह से बदल गया है। मोदी जी इसी तरह के निर्णय हमेशा लेते रहे हैं, अचानक निर्णय लेते हैं और किसी को मालूम भी नहीं होता है कि वो क्या लेंगे। जैसे आज निर्णय लिया, लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब मीटिंग होगी उसके बाद पहलगाम घटना को लेकर के कुछ निर्णय होगा, और घटना तो वो अलग बात रही, वो निर्णय हो गया आपकी जातिगत जनगणना को लेकर के। मुझे लगता है कि इसका जरूर आने वाला जो चुनाव होगा बिहार का, सबसे पहला जो रिजल्ट है, मुझे लगता है कि शायद वहीं से ही दिखेगा इसका कितना असर हुआ भारतीय जनता पार्टी को या उनके जो सहयोगी हैं उनको, नीतीश जी को कितना फायदा होता है। क्योंकि जातिगत जो जनगणना है वो उसका सीधा सीधा असर, सबसे पहला जो असर दिखेगा वो बिहार की राजनीति से ही दिखेगा, क्योंकि बिहार में राजनीति जो है वो जातियों पे बहुत बड़ी केंद्रित है। और मुझे लगता है कि ये उसी को ध्यान में रखते हुए ये मोदी जी ने निर्णय लिया है। और इसका आने वाला जो चुनाव होगा, अभी तो जातिगत जनगणना है, उसके बाद जो मतगणना होगी वो बताएगा कि क्या निर्णय जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। ठीक है आलोक त्रिपाठी जी। देवेंद्र मिश्रा जी, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, राहुल गांधी ने फैसले का समर्थन भी किया है, लेकिन ये सवाल भी किया है कि कब होगी जातिगत जनगणना? क्या अक्टूबर में बिहार के चुनाव से पहले होगी? देखिए ये इसका प्रोसेस, अभी इसका पूरा डिटेल्स आ जाए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या इसका शुरू बनेगा, तब उससे बात करना होगा। अभी तो हम इनमेच्योर स्टेज पे हम लोग बात कर रहे हैं। अभी तो ये फाइनल हुआ, जनगणना होगी। अब इसका कोई टाइम बाउंड तो है नहीं कि हमको 140 करोड़ की जनगणना हम 2 महीने में करा लेंगे, 3 महीने में करा लेंगे।
ठीक है, चुनाव चलता रहेगा, ये कार्यक्रम ठीक है। चलता रहेगा। देवेंद्र जी, रोकना चाहूंगी आपको, एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की शुरू हो चुकी है और राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के फैसले का समर्थन किया है। जातिगत जनगणना को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया उसका समर्थन किया है राहुल गांधी ने, और यह सवाल किया है कि कब तक होगी जातिगत जनगणना। राहुल गांधी का यह बयान आपको बता रहे हैं, हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करे सरकार। जनगणना के लिए बजट में पैसा नहीं है, ये कहा है राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है और राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जनगणना के लिए सरकार के बजट में पैसा नहीं है। कब होगी जनगणना, जातिगत जनगणना कब होगी? सरकार के फैसले का समर्थन भी किया और साथ ही साथ ये भी कहा है कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करे सरकार। ठीक है देवेंद्र जी, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बता रहे थे, क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार के खजाने में बजट ही नहीं है जनगणना कराने। जी जी जी, इसकी चिंता राहुल जी ने करें। ये खजाना खाली करने वाले लोग आज खजाने की बात करते हैं। जातिगत जनगणना होगी, समयबद्ध सीमा में होगी, ठीक है, इसकी चिंता ये न करें और जल्द ही ठीक है। सारी चीजें देवेंद्र स्पष्ट हो मिश्रा जी, जाएंगी। देवेंद्र मिश्रा जी, इस बात का भी उत्तर दे दें, अक्टूबर में चुनाव है, क्या सितंबर में जनगणना हो जाएगी? ना ना, देखिए इस पे अभी कोई बात करना है, मैंने कहा ना कि इनमेच्योर स्टेट हम बात कर। जदयू के मेरे साथी बैठे हुए हैं, समर्थन मेरे ख्याल करना से राहुल जी के बिहार में मंत्री है। कंप्लीट हो ठीक है, चुकी विकास है। जी कुछ किंतु कहना चाह रहे हैं, परंतु, विकास जी। अरे एक स्टेट से नहीं काम होना। सर मेरा भी प्रदेश सवाल का ले होना। लीजिए, जदयू के मेरे साथी बैठे हुए हैं, ये कह भी रहे हैं, मन से कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, इनके दिल की बात मैं सुन रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि बिहार में कंप्लीट हो चुकी है जातीय जनगणना। चलिए आप दिल की आपको बात सिर्फ- सुनते रहिए, हम भी मन की बात कहते विकास रहेंगे। जी, नहीं हम सर देखिए, सुन रहे नहीं हैं। ठीक है, अच्छा। जनगणना केंद्र सरकार का काम है, जनगणना कराना। जी। बिहार में जी। जो हुआ है वो सर्वे हुआ है। सर्वे हुआ, Yes, सर्वे जी। हुआ, सर्वे हुआ। वो सर्वे हुआ, वो जनगणना नहीं देखिए, हुआ है, करेक्ट अभी करिए इसका और बच्चा जी को करेक्ट करिए। ठीक है, कोई ठीक है, ऐसे ठीक है, बैठ सर्वे के ही। कंप्यूटर दबा के उंगली नहीं बता सकता ना संख्या क्या है, बाकायदे सिलसिलेवार ठीक है का क्षेत्र सब। देवेंद्र जी। जी, संख्या क्या है ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ये भी जानकारी दें आप कि आंकड़े सामने आने के बाद किस जाति के कितने लोग हैं, किस बिरादरी के कितने लोग हैं, ये जब स्पष्ट हो जाएगा उसके बाद जी। क्या आप लोग का प्लान होगा, क्या पॉलिसीज होंगी? क्या देखिए। इस जनगणना के बाद ये मान लिया जाए कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो मुख्यधारा से जुड़ जाएंगी, पूरी तरीके से विकास हो जाएगा देश का? जातिगत देखिए, जनगणना हाँ, इसलिए जरूरी है। ये पूरा देश जानता है, भारतीय जनता पार्टी जो अपने विचारधारा अंत्योदय पे चलती है, अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के विकास समृद्धता के लिए संकल्पबद्ध है। अब किसी भी कोने में कोई भी आदमी निर्धन, अनपढ़, किसी भी तरीके से संपन्नता से कमी है, विपन्नता है, सभी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक क्षेत्रों पे काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। और ये एक व्यवस्था है, जातिगत जब आंकड़ा आएगा उससे कोई भारतीय जनता पार्टी घबराने नहीं जा रही कि उससे हमें कोई फायदा होने या नुकसान होने जा रहा। भारतीय जनता पार्टी बिना जाति, वर्ग, धर्म के भेदभाव के प्रत्येक समाज का हित के लिए काम कर रही है। इसलिए उसको ये चिंता बिल्कुल नहीं कि कौन हमें वोट देगा कौन नहीं देगा। हम सरकार में हैं, हमारी जिम्मेदारी है, उसको पारदर्शिता के साथ पूरी ईमानदारी से उसको निभाने का काम कर रहे हैं। सर राहुल हमें जी, पूरा विश्वास है कि जो हम ठीक है। जो संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो निश्चित रूप से पूरा होगा। सर राहुल जी ने एक और मांग कर दी है कि प्राइवेट शिक्षा में भी आरक्षण लागू किया जाए। ठीक है, मांग करिए, मांग करना तो आपका अधिकार है। नहीं इसी हम को देखेंगे उसको। कर रहे हैं मोदी जी, तो वो ये भी करवा दीजिए, एक और घोषणा करवा दीजिए। आप चिंता न करें, ठीक है, देश में जो भी निर्णय लोगे वो सरकार लेगी। ठीक है, आपसे ज्यादा चिंतित सरकार है। ठीक है देवेंद्र चिंतित मिश्रा सरकार है, जी। देखिए। कमलेश त्रिपाठी जी, बिहार में पिछड़ों की संख्या जो है वो ज्यादा मानी जाती है। इस चुनाव में ये तो तय है कि इसका असर देखने को मिलेगा, क्या मानते हैं आप? जदयू की सरकार लगभग 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री के पद पे है माननीय नीतीश कुमार जी। और जो इसके पहले जो सत्ता में रहे हैं, उनके अगर इतिहास को, भूगोल को आप देखेंगी
तो बहुत दूर दूर तक कहीं सत्ता में आने के लिए कहीं उनके जगह नहीं। जगह जो सीएम की कुर्सी वो खाली नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो। तो ये सब सारी चीजें वहां पे तो जनता ने पहले से उसको मेंटेन कर रखा है। ये कई बार कोशिश कर चुके हैं। और वहां तो परिवारवाद का चल रहा है ना, कांग्रेस है, आरजेडी है, ये सब परिवारवादी पार्टियां हैं। इनका भविष्य बहुत ज्यादा लंबा नहीं देश में है। आने वाला समय जो है वो जनता का होगा। ये जनता तय करेगी कि कौन हमारा नेता। कमलेश जी, तो क्या अभी ये मान परिवारवादी लिया जाए पार्टियों का समझ आ रहा है। कमलेश जी, क्या ये मान लिया जाए कि बिहार का जो विकास है वो अब हो जाएगा पूर्णता? पिछड़ी जो जातियां हैं उनका विकास हो जाएगा बिहार में। जातिगत सर्वे तो आप पहले ही करा चुके हैं, जातिगत सर्वे तो आप पहले ही करा चुके हैं। जातिगत जनगणना के बाद बिहार जो है वो फिर से विकसित राज्य बन जाएगा। अदिति जी, 2005 के पहले का इतिहास आप देखें तो उसको देखिए क्या रहा बिहार। और बिहार 2005 के बाद बिहार कहाँ खड़ा है, किस पायदान पे खड़ा है विकास के? वहां पे शराबबंदी का काम किया माननीय नीतीश कुमार ने, महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं को शिक्षा में भागीदारी दी, और उसके साथ ही साथ स्कूल कॉलेज ये सब बना करके, सड़कों का जाल बिछा करके, तो ये बहुत बड़े काम किया है। और इस बार भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं अदिति जी, सरकार एनडीए की बनने जा रही है। इसको मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूं। वहां की जनता एनडीए को भारी मतों से विजयी बनाई और माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर बने। त्रिपाठी जी, आपने आरजेडी और कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी बोल दिया। मैंने कहा ना, सोशलिस्ट भी एक विचार है। आप उनके साथ हो जाते हैं तो आपके विचार ही डगमगा जाते हैं। अरे भाई, नीतीश चाचा के लड़के जो हैं भाई साहब हमारे, वो भी जब गांधी की पार्टी का दिमाग गड़बड़ा गया, सर वो भी राजनीतिक पदार्पण कर रहे हैं, वो भी राजनीतिक पदार्पण कर रहे हैं। नीतीश चाचा के लड़के भी, हम भी उनका हृदय से स्वागत कर रहे हैं, हम जैसा का भी स्वागत करते हैं, लेकिन देवेंद्र मिश्रा जी नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा इसको और बढ़ाइए, तभी हम कहेंगे कि हाँ, आप सोशलिस्ट की जो विचारधारा वो दिल में रखे हुए हैं, अच्छे से रखे हुए हैं। खैर, उससे इतर बात करते हैं। चलिए, अग्रहरी जी कम से कम ये सीख तो लिया कि परिवारवादी पार्टियों को नहीं, आपके मैं जो आपने तंज कसा, मैं तंज का जवाब दे रहा हूं। परिवारवादी ऐसे नहीं हो जाता, संघर्ष करना पड़ता है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण करना पड़ता भाई, पूरब से पश्चिम संघर्ष। कितने दिन का संघर्ष? बता दूं त्रिपाठी जी, सुन लीजिए, सुनिए, कितने दिन का राहुल का संघर्ष है? सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, राहुल गांधी जी, सुन लीजिए सर, सुनिए, राजीव गांधी का संघर्ष सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। फिर आप चले गए। राहुल गांधी जी 2004 से पॉलिटिक्स में हैं, और राहुल गांधी जी 2004 से पॉलिटिक्स में होने के बाद अगर वो चाहते, राजीव गांधी क्या दिन संघर्ष किए? सर बता रहा हूं, सुनिए, संघर्ष सुनिए, राहुल गांधी का संघर्ष। 2009 में वही राहुल गांधी चाहते तो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे। ठीक, क्यों नहीं बना दिया भाई? मैं बता रहा हूं। अरे सर सुन लीजिए, उसके बाद वही राहुल गांधी जी जब भट्टा परसौल में किसानों को 4 गुने मुआवजा देने की बात आती है, मुझे याद है, मैं छोटा सा था, स्कूल में जाता था, उस समय मेरी स्कूली शिक्षा हो रही थी। राहुल गांधी बाइक पर बैठ करके जाते हैं संघर्ष करते हुए और कहते हैं कि 4 गुना मुआवजा। सर सुनिए, सर सुनिए, अरे भाई कई दिन जेल गए हैं। सर सुनिए, जेल तो देवेंद्र मिश्रा जी को भेजना है, जेल तो देवेंद्र मिश्रा जी को भेजना है। देवेंद्र मिश्रा जी कहते हैं नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी को जेल भेजेंगे, और राहुल गांधी कहते हैं कि जब मैं ईडी के ऑफिस में जाता हूँ सुनवाई के लिए, तो वहां पे वहां पर जो लॉकअप होता है, तो मैं कहता हूं कि मेरे बाप दादा परदादा यहाँ पे जो भी हैं वो 12 सालों तक जेल में गए। हमारे 12 सालों तक जेल में गए। मैं नहीं गया। यहाँ मुद्दा राहुल गांधी का संघर्ष नहीं है, ईडी का ही अभी जवाब आया। 10 सेकंड लूंगा। ईडी का ही अभी जवाब आया है। सुप्रीम कोर्ट, ऑलरेडी कोर्ट ने उसको फटकार लगाई है ईडी को कि ऐसे ही नोटिस नहीं जारी कर सकते हैं। हमारे साथी बैठे हुए हैं, इन्होंने 2G, 3G, जीजा जी, CWG सारे जी पे हम पे बिल फाड़ा था। आज ये माफी भी नहीं मांग सकते हैं। कम से कम इतना नैतिक साहब रख ले कि माफी मांग ले। जनगणना है। आलोक जी, अरे भाई, आपने सुना राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तो वो काम किया है जो कोई नहीं कर सकता।
जो कैबिनेट के फैसले को फाड़ के फेंक दे, उतना बड़ा नेता कौन हो सकता है? कमलेश त्रिपाठी जी, मैं बोलने का हम मौका उस पे भी दूंगी जवाब आपको। ले दे, अभी अगर मुझे आदित्य मेरा जी प्रश्न अनुमति रखने दें, दें। उस पे भी जवाब ले कैबिनेट के लीजिए। फैसले नहीं, को जो फाड़ के कमलेश फेंक जी, दे, मैं उस पे भी जवाब ले लीजिए। और एक बड़े समाजवादी नेता वो जेल में चले गए, आप 12 उस पे भी साल जेल जवाब में ले रहे। लीजिए ना। हमारी लालू मंशा यादव। में कोई खोट नहीं थी। आपकी तरह नहीं है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड जब कैबिनेट- बनाते ठीक है, हैं सर, अरे आप भाई, लोग आपस में कैबिनेट के इस तरीके फैसले से को मत कोई लड़िए। फाड़ा है ठीक है, हिंदुस्तान की कमलेश जी, राजनीति आप विकास माफी जी। मांग लेते। नरेंद्र मोदी जी कान पकड़ते कहते मैं समझा नहीं पाया हूं, तानाशाह जो होता है वो माफी मांग देता है, और जिसके भाई। दिल में देश होता है वो कहता है यार ये सही नहीं है, इसके नहीं होना चाहिए, वो एक लाइन में बात अपनी खत्म कर देता है। लेकिन आपको ही कल तक नहीं पता था, इवन दोपहर में मीटिंग तक के समय नहीं पता था, आप उनके सहयोगी हैं, आपको यह भी नहीं पता था कि हमको नरेंद्र पता मोदी था, की सरकार ने हमारी ऐसा कोई बहुत प्रोफार्मा पहले से तैयार मांग किया है। है। सर हमारी बहुत पहले से मांग है गृहिणी जी, सर आप मांग इसको मत नहीं होती। समझिए। आप उनके केंद्रीय बहुत कैबिनेट पहले में से आप मांग। भी बैठे होंगे, केंद्रीय कैबिनेट में आप भी बिल्कुल, बैठे होंगे, बिल्कुल। कोई मसौदा तैयार किया था सरकार ने, किसी से कोई चर्चा पर अरे चर्चा की भाई, थी सरकार ने। अब कैबिनेट की बात मत बताओ। मनमोहन सिंह की कैबिनेट के फैसले को किसने फाड़ के फेंका है? सर अगर किसी ने आप लात देश फाड़ के करके फेंक 99% करके लोगों कर से दिया। वो पूछिए सवाल, तब- देश के 99% लोगों से पूछिए, ये चंद राजनेताओं से ना पूछिए जो खाली बातें करने लगते हैं, क्योंकि कान पकड़ के तो नरेंद्र मोदी भी माफी मांगे हैं ना। मांगे कि नहीं मांगे किसानों से? आप किसानों की बात रखते हैं, मानते हैं किसानों को? ऐसे ऐसे अप एंड डाउन किए नरेंद्र मोदी ना, कहे ना कि माफ कर दो, अरे भाई, और देश के 99% युवाओं से पूछे और उनसे कहिए राहुल ठीक गांधी है। ने उस समय सही किया था कि नहीं किया था। आप जैसे लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अरे जो गलत है वो डंके की चोट पर गलत है, वो थथराई करके सही साबित नहीं होगा, लेकिन आप अरे लोग भाई, कर देते हैं। ठीक है विकास जी, गलत तो विकास जी, जेल में डलवा मुद्दे पे तो दिया वापस- आपने। मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। जातिगत जनगणना की हम बात करें। आलोक त्रिपाठी जी, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दे सरकार। इस फैसले का स्वागत है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग रख दी है। जी आदित्य जी, देखिए पहली चीज तो ये कि जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, क्या ये बिहार चुनाव से पहले हो पाएगी? मुझे नहीं लगता है, लेकिन उसका लिटमस टेस्ट समझ लीजिए कि उसका ये जो कहा गया है उसका बिहार के परिणाम से बड़ा कुछ निर्णय होगा। बिल्कुल। दूसरी चीज जो उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी, तो मुझे लगता है कि इस तरह से क्या पहले हम इस बात को देख लें कि जो अभी तक हमने जो आरक्षण दिया उसका कितना लाभ लोगों को मिला। हम बात सबको, जैसे जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार है जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर हम जी। अलग अलग आरक्षण की बात करते हैं, फिर अलग अलग जाति की गणना की बात करते हैं। उसका ये भी मंथन करें क्या उससे कितना फायदा होगा, क्या जातिगत जनगणना जब होगी जो परिणाम निकल के आएंगे उसके बाद उनका फायदा कैसे होगा, और या उसका जो जातिगत जो गणना करा रहे हैं उसका मकसद क्या है, क्या उनको उस जाति के लोगों को फायदा पहुंचाना, तो वो फायदा कैसे पहुंचाएंगे। तो अगर हम आरक्षण के माध्यम से इतने वर्षों में उनको फायदा नहीं पहुंचा पाए तो क्या हम जातिगत जनगणना से फायदा पहुंचा पाएंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं जो इन राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। मुझे लगता है ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए ये ऐसे माहौल बनाते हैं जिसमें इनका देश से कोई मतलब नहीं है, किसी के वर्ग में फायदे का किसी का मतलब नहीं है। अगर किसी के फायदे का मतलब होता तो हम जब सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं फिर हम आरक्षण की क्यों बात करते हैं? जब सबका ही विकास हो रहा है फिर आरक्षण क्यों? और अगर आरक्षण हमको दे रहे हैं तो फिर अब जातिगत जनगणना क्यों हो रही है? उससे हम क्या फायदा मिलाएंगे? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं। मुझे लगता है कि इन राजनीतिक दलों के नेताओं को इसको भी साझा मंच पे बताना चाहिए आम जनता को, और आम जनता इस पे विचार करे कि आखिर इन नेताओं के द्वारा कब तक बेवकूफ बनते रहेंगे, कभी जातिगत जनगणना के माध्यम से, कभी आरक्षण के माध्यम से। लेकिन क्या जितने लोगों को आरक्षण मिला, मुझे लगता है कि एक इसका भी जनगणना होनी चाहिए कि आरक्षण मिलने के बाद कितने लोग संपन्न हुए और कितने ऐसे जो सवर्ण लोग हैं जो आरक्षण नहीं मिलने के बाद बहुत ही नीचे स्तर पे जी रहे हैं। तो क्या इसकी भी मांग होनी चाहिए? तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि त्रिपाठी जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इसकी भी जो है वो एक बार गणना करा लेनी चाहिए कि आरक्षण का लाभ जिनको मिला उनका स्तर कितना बढ़ा। देवेंद्र मिश्रा जी, जवाब आपसे लेना चाहूंगी इसका। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, मैं समझ ऐसा होगा तो बेहतर होगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बेहतर होगा सर, लेकिन कराएगा कौन? कराएगा कौन? नहीं, सरकार को ही कराना पड़ेगा।
करेगी तो सरकार ही। ठीक है देवेंद्र, और सरकार देवेंद्र जी, इसको देवेंद्र किस जी, रूप हाल में ही में कब लेती सुप्रीम है? कोर्ट ने, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए थे सरकार को कि एससी में भी क्रीमी लेयर जो है, एससी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लेकर आए सरकार, वो तो आपने नहीं माना। देखिए हम क्या उसको लेकर तैयारी कर रही है सरकार? नहीं, सरकार बिल्कुल तैयार, उसके अंदर बिल्कुल अध्ययन कर रही चीजों को, उसके बेहतरी के लिए क्या हो सकता है उससे पूरी तरह कंसंट्रेट है और जल्दी उसका निर्णय सामने आएगा। हम विपक्षी दलों में बात इसलिए कभी नहीं करते कि विपक्ष का धर्म ही अब तो विरोध करना है, लेकिन राहुल जी ने आज अगर इसका समर्थन किया तो उनकी मजबूरी भी, और मैं उनको उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। सरकार के कामों में अगर सहयोग करते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं और सुझाव भी मांगते हैं कि इसके बेहतरी के लिए कितना, सभी विपक्षी दलों का सर्वदलीय बैठक इसीलिए होती है, सबके विचार मांगे जाते हैं, सुझाव मांगे जाते हैं और उसका एक बीच में ठीक है रास्ता देवेंद्र जी, निकाला राहुल गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुझाव दिया है आपको। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुझाव प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का सुझाव दिया है सरकार को राहुल गांधी ने, क्या करेंगे वो भी उसको भी सरकार देखेगी। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि आरक्षण की लिमिट जो है वो 50% से बढ़ा देनी चाहिए। भाई अब वो क्या कर सकते हैं, वो जब आएंगे तब देखेंगे। अभी मुंगेरी लाल घर से सपनों जैसा है। अभी केंद्र सरकार देश की सुरक्षा, देश के विकास और जितने भी अंत्योदय पायदान पे जो बैठे लोग हैं उनके उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। बहुत से मुद्दे हैं, एक साथ निर्णय सब पे नहीं लिए जाते, एक साथ चारों तरफ काम नहीं होते, लेकिन श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रत्येक क्षेत्रों में सराहनीय काम करी सरकार और अभी बहुत काम करने भी है। हम ये नहीं कहते सब काम समाप्त हो गए, अभी और भी काम करने हैं। जो अच्छा काम हो रहा है उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। ठीक है विपक्ष का देवेंद्र मिश्रा जी, बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन शायद सबसे अहम काम जो आज की तारीख का था वो यही था कि जातिगत जनगणना को लेकर फैसला ले लिया जाए। देखिए ये नीतिगत फैसला है, इसमें किंतु परंतु की बात नहीं है। लोग मांग करते रहे और हमें भी लगा कि ठीक है करना चाहिए। एक चीज जो चुनाव की बात लोग करते हैं, हर राजनीतिक दल चाहता है कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारी सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, हम क्यों इससे परहेज करेंगे? संभावनाओं का खेल होता है राजनीति। ठीक है हम ठीक है अभी देवेंद्र जी, 2048 आखिरी सवाल आपसे लूंगी मैं। नहीं, ठीक है देवेंद्र मिश्रा जी, आखिरी सवाल लूंगी आपसे मैं। जी, जातिगत जनगणना कब होगी, क्या परिणाम आएंगे इसके, ये तो समय बताएगा सर, लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ, और ये हर किसी नागरिक के मन में भी ये सवाल है क्योंकि कयास ऐसे ही लगाए जा रहे थे, क्या केंद्र में जो बैसाखी की सरकार है, नायडू और नीतीश के भरोसे जो सरकार चल रही है, क्या ये उनका प्रेशर था जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया बिहार चुनाव से पहले? देखिए गठबंधन की सरकारों का दौर चल रहा है, केंद्र हो प्रदेश हो, सब जगह स्थिति वही आज का दौर चल रहा है। हम गठबंधन का धर्म का पालन करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी से सुझाव लिए गए, सभी सहमति है। ये तो चूंकि विपक्ष में है, इनको व्याकुलता है, घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट कैसे ले रही चीजों का। देवेंद्र जी, सुझाव लिया गया या प्रेशर में डिसीजन लिया गया? देखिए क्योंकि मोदी सरकार तो लगातार यही कह रही थी कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। देखिए जातिगत जनगणना नहीं होगी ये बात नहीं कही, अभी नहीं करना, अब समय लग रहा है कि नहीं, अब आगे अब करना है क्योंकि बहुत सी जातियां हैं आज का वक्त जो है, आज का वक्त आपको सबसे बेहतरीन लगा ये डिसीजन लेने के लिए कि जातिगत जनगणना करानी है। ठीक है कमलेश त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट। जी बेशक मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए उचित समय, उचित समय, बेहतर समय। ठीक है कमलेश जी, और केंद्र में बैठे हुए नेता लोग बहुत सक्षम हैं। ये तो हमारी पार्टी का, हमारे पूर्वज नेताओं का ये तो मांग चली आ रही थी और इस पे आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुहर लगा करके एक बहुत बड़ा काम संदेश दिया है और उससे हम लोग उसका स्वागत करते हैं, पूरे देश की जनता स्वागत करती है और जातिगत गणना होनी चाहिए। हमारी बहुत पुरानी मांग थी, उसको सरकार ने मांग लिया और इस पे काम किया जाएगा। इसके आगे जो भी होगा, जो देश के हित में होगा, जनता के हित में होगा, उस पे फैसले लिए जाएंगे।
ये कौन सी बात, ठीक है, कौन सी आफत आ जाए? 10% सवर्णों के गरीब लोगों को आरक्षण मिला, सब लोगों ने समर्थन किया, देश की किसी पार्टी ने उसको नहीं कंडेम किया। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये लोकतंत्र का देश है, इसमें सबको अपनी बात कहने का हक है। राहुल गांधी के भाई उस पार्टी ने कभी उस पे आरक्षण पे तो उनका तो कभी विचार ही नहीं था। वो तो जो आया था आपके कमीशन का रिपोर्ट, वो रखी पड़ी हुई थी, धूल फांक रही थी। वो तो माननीय बीपी सिंह का एक था कि जो उन्होंने आरक्षण को लागू किया और देश को मुख्य धारा में लाने का काम किया। ये बीपी सिंह का बदौलत हुआ है और उसमें कांग्रेस की कोई भागीदारी नहीं रही है। और कांग्रेस के जो उस समय है पूर्व प्रधानमंत्री थे माननीय राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में 2.5 घंटे आरक्षण के विरोध में बात किया। उसको अगर चाहे तो कभी आप कैप्शन निकाल करके लोगों को सुना सकते हैं। ठीक है, ये सवाल। ठीक है कमलेश जी। विकास अग्रहरी जी। अदिति जी, झूठे साहित्य छापना, अफवाह फैलाना, काल्पनिक नायक गढ़ना, अन्य विचारधारा के नायकों को अपना बताना, बराबरी न कर सको तो दूसरों का चरित्र हनन करना, हमेशा सत्ता की चाकरी करना और इस तरह के तमाम ऐसे कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, दक्षिणपंथ के लोग लगातार करते रहते हैं। आज हर एक दक्षिणपंथी की जुबा जो है वो लड़खड़ा रही है, लेकिन अब करे तो करे क्या? ये लोग बेचारे खुद परेशान है। मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। ये लोग अपनी जो दिल की बात है वो भी नहीं रख पा रहे हैं। अब मोदी जी ने कर दिया है तो उसको जस्टिफाई करना है। इनके दिल में लेस मात्र अगर इनसे कह दिया जाए कि आप अगर कह दीजिए दिल से, ईमानदारी से आप कहिए कि आप जाति जनगणना के साथ में थे, तो ये कहेंगे कि उस समय के हम नहीं थे। अरे हम सबका विकास कर दिया, हम देश को विश्वगुरु बना दिए हैं, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिए हैं, हमारा जो डंका बज रहा है, ढिंढोरा बज रहा है, जहां जाते हैं ये उसमें के हैं। ठीक है लेकिन विकास जी, आवाज इनका जो विकास है, जी, समय है। नहीं विकास जी, लेकिन इस प्रश्न का भी उत्तर दे दें जाते जाते जी। कि क्या ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार ने फैसला ले लिया और कांग्रेस की जमीन खिसक गई? अदिति जी, कांग्रेस इसकी राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस इसकी राजनीति, कांग्रेस देश की राजनीति करती है। कांग्रेस ने जब पहली बार देश की आजादी का बीड़ा उठाया था तो ये नहीं सोचा था कि हम प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। कांग्रेस इसकी राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस हमेशा जनता की बात करती है। हम 140 साल पुरानी पार्टी, हम कल भी देश की बात करते थे, हम आज भी देश की बात कर रहे हैं। हमारे मुद्दे जो हम कहते थे ना, नोटबंदी फेल होगा, फेल हुआ, जीएसटी फेल हुआ होगा, हमने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, सुप्रीम कोर्ट का भी थप्पड़ उस पर भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। हमने जो जो कहा, राहुल जी ने जो जो कहा, वो सारी चीजें हुई। राहुल जी ने पार्लियामेंट में ऑन द रिकॉर्ड कहा, चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ कहा, मैं नरेंद्र मोदी सत्ता को चुनौती के साथ ये कह रहा हूं कि मैं आपसे जातिगत जनगणना करा के रखूंगा। इतिहास में दर्ज है, जिसको सुनना है सुन ले जा करके। जी, आज वो सामने है। तो हम इसकी राजनीति नहीं करते, हम देश की जनता की राजनीति करते हैं। जनता के मन की जो बात होती है वो रखते हैं। जनता के मन की बात यह है कि प्राइवेट शिक्षा में भी आरक्षण हो। राहुल जी ने आज उसकी बात की है, हम नरेंद्र मोदी जी से कल से उसकी बात करते हैं कि आइए सिर्फ प्राइवेट में आरक्षण दीजिए आप। ठीक है विकास अग्रहरी जी। आलोक त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी मैं इस मुद्दे पर। जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उनके जो निर्णय हुए हैं वो पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, यानी देश में या किसी को भी पता नहीं चल पाए कौन राष्ट्रपति बनेगा। लोग कयास लगाते रहे, अचानक नाम आ गया। आज भी जब पूरा देश एक निगाहें कहीं ना कहीं और थी, इस तरह का एक नया निर्णय आ गया कि जो है जातिगत जनगणना हो गई। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पूरा माहौल बदलने का प्रयास उन्होंने किया और ये भी बताने का प्रयास किया कि जो हम निर्णय लेते हैं वो करते हैं। ठीक है आलोक जी, क्या आपको ये लगता है कि ये जो निर्णय सरकार ने लिया है वो सही है, उचित है, देश की भलाई के लिए लिया गया है? आलोक जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आलोक जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? फिलहाल आलोक जी से संपर्क टूट गया है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए, ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जातिगत जनगणना का बड़ा ऐलान कर दिया है। और इसके बाद जहां एक तरफ दबे मुंह से विपक्षी दल इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वही ये प्रश्न भी उठा रहे हैं कि जातिगत जनगणना कब होगी। बताते चलें कि बिहार में चुनाव होने हैं और इससे पहले
इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। इसलिए ये जो फैसला है वो सवालों के घेरे में है। वहीं पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से आज 4 अहम बैठकों का दौर लगातार जारी था, देश की जनता ये मान के चल रही थी कि नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं, कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन जो जानकारी सामने आई बैठक से निकलकर उसने सभी को चौंका दिया। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।